Hello students, good morning to everyone, good morning to all. Today we are here for the guest lecture on transformers and the motors for the students. Today is the live interaction with our very promising personality, that is Engineer Darpan Gajbie sir. He is an assistant engineer in the Udgir division, Latur zone, MSCDCL. So I welcome to Darpan sir for the today's session, and I request to Darpan sir to start the today's guest lecture. Darpan sir, am I audible to you? Hello, Darpan sir is there? हेलो हेलो हाँ Darpan sir. सर, आवाज आ रही है सबको? हेलो. हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है. ओके सो कैन वी स्टार्ट सर? Yes sir. Okay sir. So good afternoon students and sirs. Today our guest lecture on transformer and motors. Okay. So मैं यहाँ पे एक पीपीटी बनाया हूँ. आज के लेक्चर में अपन क्या करेंगे, पहले अपन पीपीटी से थोड़ा बेसिक पढ़ लेंगे, थियोरेटिकल नॉलेज क्या है उसका, और उसके बाद में अपन ट्रांसफार्मर को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करेंगे. उसके मैंने यहाँ पे एक डमी यहाँ पे एक डमी ट्रांसफार्मर रखा है मैंने, तो वहां से अपन इंटरनल उसके पार्ट्स देखेंगे आज. ठीक है, तो मेरी आवाज क्लियर आ रही क्या? कोई एक जन मेरे को बताओ आवाज. और Yes ये Darpan sir. और ये Yes पीपीटी yes, clear है सर. ओके ओके. तो मैं आपको पीपीटी शो करूंगा यहाँ से. सो अपन पहले ट्रांसफार्मर का एक इंट्रोडक्शन पार्ट देंगे. ट्रांसफार्मर बोले तो ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन कोई मेरे को एक थर्ड ईयर का स्टूडेंट बताए, कोई भी एक थर्ड ईयर का स्टूडेंट कोई बता सकता है? ठीक है, एक ट्रांसफार्मर क्या रहता है? इट इज ए डिवाइस which transfer AC electrical power from one voltage level to AC electrical power into another voltage level through the action of magnetic field without changing frequency. यानी इसका मतलब क्या है कि जो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल पावर एक सर्किट से अनदर सर्किट में ट्रांसफर करता है विदाउट चेंजिंग इट फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी प्राइमरी और सेकेंडरी की सेम ही रहेगी. ठीक है, आवाज आ रहा है? हेलो हेलो. यस सर. Yes sir. अभी ट्रांसफार्मर एक स्टेप अप और स्टेप डाउन भी हो सकता है. स्टेप अप बोले तो उसके सेकेंडरी में ज्यादा वोल्टेज होगा, और स्टेप डाउन बोले तो उसके सेकेंडरी में कम वोल्टेज होगा. वो अपन देखेंगे, बाय प्रैक्टिकली देखेंगे, ऐसे नहीं देखेंगे. उसके बाद में यहाँ पे ट्रांसफार्मर में अपने को दो इलेक्ट्रिकल सर्किट देखेंगे, एक प्राइमरी सर्किट और एक सेकेंडरी सर्किट. वो सर्किट मैग्नेटिकली कपल रहेगी बट इलेक्ट्रिकली कपल्ड नहीं रहेगी. वो अपन देखेंगे डायरेक्ट प्रैक्टिकली उसको देखेंगे. और ट्रांसफार्मर का जो मेन फंक्शन है वो इजीली वोल्टेज लेवल फ्रॉम एक वन सर्किट टू अनदर सर्किट वोल्टेज लेवल और करंट लेवल चेंज कर सकता है और पावर ट्रांसफर करता है फ्रॉम प्राइमरी सर्किट टू अनदर सर्किट. ये अभी स्ट्रक्चर का ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर है. एक कोर टाइप कंस्ट्रक्शन है और एक शेल टाइप कंस्ट्रक्शन है. अभी जनरली अपन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, ट्रांसमिशन सिस्टम में कोर टाइप कंस्ट्रक्शन टाइप ट्रांसफार्मर प्रिफर करेंगे. तो इसमें भी एक प्राइमरी कॉइल दी हुई है, सेकेंडरी कॉइल दी हुई है, ये आयरन कोर दी हुई है. प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ ये टर्न्स है, ये सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स है, और ये इसका आयरन कोर है. ये शेल टाइप कंस्ट्रक्शन है और ये कोर टाइप कंस्ट्रक्शन है. शेल टाइप में जो वाइंडिंग रहती है वो इंटरनली डिजाइन रहती है, और कोर टाइप में अलग अलग लिंब पे अपनी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग प्लेस रहेगी. उसके बाद में हाउ ट्रांसफार्मर वर्क्स. अभी यहाँ पे जो मेन जो अपना प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का, एक यहाँ पे एक प्राइमरी वाइंडिंग रहेगी, यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग रहेगी. जब यहाँ पे अपन एसी इनपुट वोल्टेज देंगे
तो ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है, यहाँ से करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पे इसका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। यहाँ पे कुछ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ पे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो ये जो अपनी वाइंडिंग्स है, ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है, ये मैग्नेटिकली कनेक्टेड है। अभी ये मैग्नेटिकली कनेक्टेड कैसे होगी? जैसे ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल में अपन अपना इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे और सेकेंडरी कॉइल में अपन लोड अप्लाई करेंगे। अभी प्राइमरी कॉइल में जब अपन एसी वोल्टेज अपन सप्लाई देंगे, तो उसके बाद में ये क्या करेंगे, ये जो अपना जो आयरन कोर है, यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा थ्रू द रिलक्टेंस, टू द लो रिलक्टेंस पाथ। ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस कोर के थ्रू जाएगा और इससे जो सेकेंडरी कॉइल है उससे लिंक होगा। उससे लिंक होने के बाद वही अपना सेम प्रिंसिपल फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक whenever current carrying conductor, hello, whenever current carrying conductor cuts the magnetic flux and EMF induced in it, ये अपना फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो ये जो आउटपुट है, यहाँ पे अपन लोड कनेक्ट करेंगे तो अपने एलटी लाइन में वो सप्लाई वगैरह जाएगा। ये अभी बस एक सिंपल कंस्ट्रक्शन है, अपन उसको डिटेल्स में अपन उसको प्रैक्टिकली अभी देखेंगे। प्रैक्टिकली बोले तो परफॉर्म नहीं करेंगे, बस उसका एक कंस्ट्रक्शन देखेंगे अंदर से। ठीक है, एक अभी मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे अपन एक प्राइमरी वाइंडिंग रहती, एक सेकेंडरी वाइंडिंग रहती। प्राइमरी वाइंडिंग में अपन एसी इनपुट वोल्टेज सप्लाई देंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड देंगे। जब अपन प्राइमरी वाइंडिंग को एसी इनपुट सप्लाई देंगे तो यहाँ पे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होने के बाद में वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और वो आयरन कोर के थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक होगा। उसकी वजह से क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में उसका ईएमएफ इंड्यूस होगा और वो लोड के थ्रू सर्किट को जाएगा। अभी ये देखो, मैं जो आपको बताया है, प्राइमरी कॉइल, द इनकमिंग वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड अक्रॉस दिस कॉइल। ओके, जो प्राइमरी कॉइल है वो अपन जो प्राइमरी सोर्स जहाँ पे देंगे वो प्राइमरी वाइंडिंग रहेगी। सेकेंडरी कॉइल, दिस प्रोवाइड्स द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल टू द एक्सटर्नल सर्किट। और तीसरा जो रहता है ये लैमिनेटेड कोर जो से जहाँ से अपना फ्लक्स फ्लो होगा टू द लो रिलेक्टेंस पाथ। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस पाथ रहता है, वैसे मैग्नेटिक सर्किट में अपना रिलेक्टेंस पाथ रहता है। तो ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस व्हिच हेल्प द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विद द सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये तो अपन डेफिनेशन पहले पढ़ा है। हाँ, द मेन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू सर्किट्स व्हिच इज लिंक्ड बाय अ कॉमन मैग्नेटिक फ्लक्स। म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कैसा है? हाँ, ये देखो, अपन पिछले वाली स्लाइड में आएंगे, ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। ठीक है, अभी ये जो कॉइल है ये इसके थ्रू आयरन कोर के थ्रू इस कॉइल को लिंक हो गई। उसके बाद में यहाँ पे जो फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस होगा वो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। लेकिन जो सेकेंडरी कॉइल में होगा वो म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ के थ्रू यहाँ पे फ्लक्स इंड्यूस होगा और यहाँ से करंट फ्लो होगा अपना। अभी टू टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर रहते हैं हर एक सिस्टम में अपने इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन सिस्टम, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या रहता है कि जो प्राइमरी का वोल्टेज है वो कम रहेगा और सेकेंडरी का वोल्टेज जाएगा, उसका नाम है स्टेप अप। अब बोले तो बढ़ाना। जैसे यहाँ पे एक ड्रामेटिकली यहाँ पे दिया है 110 वोल्ट का प्राइमरी वोल्टेज दिया है, तो सेकेंडरी में 220 वोल्ट रहेगा। ठीक है, अभी इसके लिए अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो यहाँ पे जो सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे वो एज कंपेयर टू प्राइमरी वाइंडिंग कम रहेंगे, क्योंकि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इसके उल्टा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या रहेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रहेंगे एज कंपेयर टू सेकेंडरी वाइंडिंग। तो अपना जो वोल्टेज लेवल है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वो कम होगा। देखो, it decreases the voltage level or fewer turns of the secondary than the primary. To step up the voltage by a factor of 10, there must be 10 times as many turns of secondary coil as on the primary. The turns ratio as factor, ये अभी एक सिंपल चीज ध्यान में रखो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ, ये अभी अपन प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। अभी ये बस अपन थ्योरेटिकली पढ़ा रहे हैं इसको। अभी मैंने एक डमी ट्रांसफार्मर खोल के रखा है वहां पे, मैं आपको प्रैक्टिकली शो करूंगा इसको। तो यहाँ पे ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम है और प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है।
अभी ये ट्रांसफॉर्मर का क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वाइंडिंग, कन्वेंशनल ट्रांसफॉर्मर यानी 2 वाइंडिंग्स रहेगी, एक आउटर ट्रांसफॉर्मर जिसमें 1 ही वाइंडिंग रहेगी, जो सेकेंडरी को 1 ही वाइंडिंग से अपन वो उसको सिलेक्ट करना पड़ता है, वहां पे एक सिलेक्टर स्विच रहती है, और अदर मोर देन 2 वाइंडिंग्स, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फेसेस देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, एक सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर रहेगा और एक 3 फेस ट्रांसफॉर्मर रहेगा, और एक डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज लेवल एट विच द वाइंडिंग इज ऑपरेटेड। वोल्टेज लेवल मैंने अभी पढ़ा, आपको एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर रहेगा और एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर रहेगा। अभी इसके जो एप्लीकेशन है ट्रांसफॉर्मर के, अपन ट्रांसमिशन एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रहेंगे। अभी ट्रांसफॉर्मर का एप्लीकेशन तो अपने को पता है, अपने डेली यूज में भी यहाँ पे होते हैं ना क्या, अपन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखे, ट्रांसमिशन सिस्टम देखे, अपने घर के पास देखे नहीं क्या, सभी फैक्ट्रीज में देखे नहीं क्या। उसके बाद में हर एक चीज में अपने को बेसिक नीड हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बेसिक नीड हो गई, ट्रांसफॉर्मर का एप्लीकेशन हो गया। यह अपना हो गया ट्रांसफॉर्मर का थ्योरी पार्ट। अभी इसको अपन थोड़ी देर में प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। इसके बाद में अपना रहेगा मोटर का थ्योरी पार्ट। अपन जनरली एक इंडक्शन मोटर रहेंगे, इंडक्शन मोटर लेंगे। अभी यहाँ पे मैंने एक 3 फेस इंडक्शन मोटर, यहाँ पे 3 फेस इंडक्शन मोटर सिलेक्ट की है, जो कि एक कॉमनली यूज मशीन है। हाँ, आवाज आ रहा है क्या किसी को? कोई एक जन बताओ मेरे को। यस सर, आ रहा क्लियर। सर आ रहा है। हाँ, मैं थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करूंगा, फिर प्रैक्टिकली आपको परफॉर्म दिखाऊंगा, ठीक है। मोटर का नहीं, ट्रांसफॉर्मर का दिखाऊंगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर है मेरे पास एक अभी। हाँ, तो 3 फेस इंडक्शन मोटर में क्या रहते हैं, ये अपन क्या क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि ये एक मस्ट कॉमनली मोटर है। अभी मेरे इधर जो 33/11 की सबस्टेशन है, यहाँ के सभी से जो शेतकरी है, फार्मर से, वो 3 फेस इंडक्शन मोटर ही प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि अपना एसी सप्लाई, मैक्सिमम जगह एसी सप्लाई है। हाँ, तो इसमें क्यों रहता है, ये सिंपल डिजाइन में रहता है, उसकी प्राइस कम है, उसका इजिली मेंटेनेंस कर सकता है नहीं क्या। उसका फ्रैक्शनल लॉस जो उसका रेंज ज्यादा है 10 मेगावाट तक, उसको essentially as run essentially as constant speed from no load to full load है, और उसकी स्पीड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पावर सोर्स नहीं है। अभी इंडक्शन मोटर में 2 पार्ट्स रहते हैं, एक स्टेशनरी पार्ट रहता है और एक रोटेटिंग पार्ट रहता है। स्टेशनरी पार्ट बोले तो उसको स्टेटर बोलेंगे अपन, जहाँ पे अपन 3 फेस विद द हेल्प ऑफ स्टार्टर, तो उसको अपन स्टार डेल्टा स्टार्टर, उसको अपन इनकमिंग सप्लाई देंगे। अभी जब भी और उसका जो स्टेशनरी स्टेटर रहता है, एक स्टील फ्रेम का रहता है, और उसका जो कोर रहता है वो सिलेंड्रिकल टाइप रहता है। कोर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द स्टैक लैमिनेशन हैविंग अ नंबर ऑफ स्पेस स्लॉट प्रोवाइडिंग द स्पेस फॉर द स्टेटर वाइंडिंग। यहाँ पे जो स्टेटर रहता है इंडक्शन मोटर में, यहाँ पे एक स्लॉट रहता है, लैमिनेटेड सिलेंड्रिकल कोर टाइप रहता है, वो जो लैमिनेटेड किया हुआ रहता है, और यहाँ पे अपन वाइंडिंग प्रोवाइड करते हैं स्टेटर में, जो स्टेशनरी पार्ट रहता है। अभी रिवॉल्विंग रोटर में क्या रहता है, कंपोज ऑफ पंच लैमिनेशन स्टैक टू क्रिएट अ सीरीज ऑफ रोटर स्लॉट प्रोवाइडिंग स्पेस फॉर द रोटर वाइंडिंग। अभी स्टेटर और रोटर में एक स्पेस रहता है, वहां पे एक सर्कुलरी टाइप स्पेस रहता है, जहाँ पे अपन इंडक्शन मोटर में टू टाइप्स ऑफ रोटर वाइंडिंग यूज करेंगे, एक वाउंड रोटर टाइप और एक स्क्विरल केज टाइप। स्क्विरल केज बहुत रेयरली यूज होता है। वाउंड रोटर जो है वो अपन यहाँ पे अभी इधर एग्रीकल्चर फार्मर लोग वगैरह यहाँ पे यूज करेंगे। अभी अकॉर्डिंग टू डिजाइन, रोटर डिजाइन उसके 2 टाइप पड़ते हैं, एक वाउंड रोटर टाइप और स्क्विरल केज टाइप। स्क्विरल केज कंडक्टिंग बार्स लेड इनटू स्लॉट्स एंड सॉर्टेड एट बोथ द एंड्स बाय सॉर्टिंग रिंग्स। स्क्विरल केज में जो उसके रोटर का जो आउटपुट पार्ट रहेगा वो शॉर्ट रहता है, और वाउंड रोटर में कंप्लीट सेट ऑफ 3 फेस वाइंडिंग एग्जैक्टली एज द स्टेटर, usually star connected, the ends of 3 rotor wires are connected to the slip rings on the rotor shaft. In this way the rotor circuit is accessible. यानी स्क्विरल स्लिप रिंग टाइप में अपन क्या कर सकते हैं, सॉरी स्लिप रिंग बोलते वाउंड रोटर टाइप, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसमें क्या कर सकते हैं अपन, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट में उसको यूज कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक स्क्विरल के केज का टाइप का रोटर डायग्राम है, और ये एक यहाँ पे एक स्लिप रिंग दी हुई है, ये वाउंड रोटर है, स्लिप रिंग। नोटिस द स्लिप रिंग, इसके थ्रू अपन एक्सटर्नल विद द हेल्प ऑफ कार्बन ब्रशेस एक्सटर्नल सर्किट को कनेक्ट कर सकते हैं।
ये कंस्ट्रक्शन की डायग्राम दी हुई है। ये मैं आपको ये जो पीपीटी है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा आकाश सर को। आप यहाँ से ये जो डायग्राम है उसको डिटेल्स में देख लेना है। अभी इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन कैसा रहता है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन से वो जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अपन स्टेटर को 3 फेज सप्लाई देंगे। स्टेटर को 3 फेज सप्लाई देने के बाद वो क्या करेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक, हाँ यहाँ पे एक डिफरेंट पार्ट ये है कि यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इन द एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। तो जब अपन स्टेटर को सप्लाई देंगे 3 फेज, तो वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। अभी वो रोटर स्टेशनरी रहेंगे, वो रोटर उसको जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसको जो रोटर वाइंडिंग है वो कट्स करेगा और उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद में वहां पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा। वो टॉर्क से उसको जो रोटेशन मिलेगा, उसका जो फॉर्मूला है BR into BS। BR stand for magnetic flux density of the rotor and BS stand for magnetic flux density of the stator। हेलो, हाँ आवाज आ रहा है क्या? यस सर आ रही है। अच्छा, क्या आपको अपने जो सिलेबस में भी वो आपको इसको डिप में आपको पढ़ना है, वहाँ पे स्टार डेल्टा सिलेबस में बहुत अच्छा दिया हुआ है। अभी मोटर स्पीड, अभी जो इंडक्शन मोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट नहीं होती है। उसकी जो रोटर की स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता है, NS = 120F/P। जो मोटर से जो पोल्स रहते हैं उससे वो सिंक्रोनस स्पीड डिपेंड रहती है। 120F बोले तो फ्रीक्वेंसी एंड P बोले तो नंबर ऑफ पोल्स। ये जो सिंक्रोनस मोटर है वो रोटर स्पीड के रोटर के जो स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसके स्पीड से, फॉर एग्जांपल अगर अपने 4 पोल की मोटर रही और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रही, तो अपना जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो रहेगी अपनी 1500 RPM। ठीक है, अभी इधर क्या लिखा है, कैन द इंडक्शन मोटर रन्स एट द सिंक्रोनस स्पीड, व्हाई? If the rotor runs at synchronous speed, which is the same speed of the rotating magnetic field, then the rotor will appear stationary to the rotating magnetic field, and the rotating magnetic field will not cut the rotor. So no EMF induced will flow in the rotor, and no rotor magnetic flux will be produced. So no torque is generated, and the rotor speed will fall below the synchronous speed. When the speed falls, the rotating magnetic field will cut the rotor winding, and torque is produced. ठीक है, इसमें क्या लिखा है, अगर अपनी स्टेटर की जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, अगर रोटर की स्पीड जो रोटर में जो वाइंडिंग वगैरह रहेगी वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को कट्स नहीं करेगा और उसकी वजह से वहां पे टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। इसके लिए वहां पे एक इंडक्शन मोटर में अपने को एक स्लिप नाम का फैक्टर आता है। स्लिप की डेफिनेशन क्या है, द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड, ये स्लिप है। अगर स्लिप 0 रहा, अपना स्लिप 0 रहा, तो अपनी जो सिंक्रोनस मोटर है वो जो रोटर है सिंक्रोनस स्पीड में रहेगी। और अगर स्लिप अपना 1 रहा तो रोटर स्टेशनरी रहेगी। देखो अगर स्लिप 1 रहा तो अपनी रोटर स्पीड 0 रहेगी, यानी इसका स्लिप का रेशियो 1 ही आएगा, रोटर स्टेशनरी उस टाइम में। और अपना अगर स्लिप 0 रहा यानी सिंक्रोनस स्पीड अपनी पर हम पता नहीं, रोटर से वो अपना सिंक्रोनस स्पीड से रोटर होगा। ठीक है, अभी ये अपना थ्योरी पार्ट हो गया, इंडक्शन मोटर एंड ट्रांसफार्मर। ये अपना बोथ वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। ट्रांसफार्मर में क्या रहता है, प्राइमरी वाइंडिंग में अपन वोल्टेज देते हैं, वो सेकेंडरी वाइंडिंग में उसका इंड्यूस वोल्टेज होता है। ठीक है, अभी इंडक्शन मोटर में भी सेम टाइप है, वोल्टेज अप्लाइड टू द स्टेटर वाइंडिंग प्रोड्यूस इंड्यूस ईएमएफ इन द रोटर वाइंडिंग। ठीक है, अभी ये अपना थियोरेटिकल पार्ट है। ठीक है, अभी ये पावर लॉसेस इन इंडक्शन मशीन है। इंडक्शन मोटर में कहाँ पावर लॉस होगा, पहले कॉपर लॉसेस हो गए। कॉपर लॉसेस अभी इंडक्टिव वाइंडिंग स्टेटर में भी है और रोटर में भी है, तो स्टेटर में भी अपना कॉपर लॉस होगा और सेकेंडरी में अपना कॉपर लॉस होगा। कोर लॉस भी होगा अपना स्टेटर में। फ्रिक्शन एंड, अभी रोटेटिंग पार्ट है तो वहां पे फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस होगा। अपना ट्रांसफार्मर में ये नहीं रहेगा क्योंकि ट्रांसफार्मर स्टैटिक डिवाइस है। ठीक है, और ये अपनी फ्लो डायग्राम है। ठीक है, अभी देखो, अभी मैंने यहाँ पे अपना जो अपना किताब में जो है, जो प्रिंसिपल है अपने,
पोपले तो इकडे ये. जो किताब में है वो मैंने आपको पढ़ाया है, जो अपना पीपीटी है, जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट. ये अपन क्या टेक्स्ट में नहीं पढ़ेंगे, अपने सिलेबस में है, अपने को पढ़ना ही है वो, उसको अच्छे से प्रिंसिपल करना है. अभी अपन ट्रांसफॉर्मर को इनसाइड से देखेंगे, ट्रांसफॉर्मर के क्या क्या पार्ट्स रहता है उसमें. हाँ, उसको अपन इनसाइड से शो करेंगे. अभी मैंने आपको बताया कि खोल कर चलो. ये यहाँ पे एक मेरा एक डमी ट्रांसफॉर्मर रखा हुआ है, दिख रहा है क्या? कोई एक जन बताए मेरे को. Yes, sir, दिख रहा है. यस हाँ, सर। दिख रहा है? हाँ, ये अपना छोटा कंजर्वेटर टैंक है. हाँ, अभी ये ट्रांसफॉर्मर की मेन टैंक है. हाँ, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या? ये आयरन कोर है, दिख रहा है? कोई एक जन बताए मेरे को. यस सर। हाँ सर हाँ। हाँ, अभी ये यहाँ के इसके अंदर ये खराब हुआ है ट्रांसफॉर्मर, ऑयल भी खराब हुआ है. ठीक है. उसके बाद में यहाँ पे क्या रहता है, 3 बुशिंग से, जिसमें हम देखो थियोरेटिकल आपको हर एक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में सेम रहेगा. प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी को अपन वोल्टेज देंगे और सेकेंडरी में वो ईएमएफ इंड्यूस होगा. ठीक है. अभी ये 3 फेज ट्रांसफॉर्मर है, क्योंकि यहाँ पे कितने बुशिंग है, 3 बुशिंग से. हाँ, तो यहाँ पे अपन 3 फेज सप्लाई देंगे 11 केवी वोल्ट का. जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन से जो लाइन आएगी, यहाँ पे अपन वहां पे 11 केवी का सप्लाई देंगे. ठीक है. और जो अपनी सेकेंडरी वाइंडिंग रहेगी वो स्टार कनेक्टेड है, RYB N. इधर से न्यूट्रल कौन था? सर आवाज नहीं आ रही. यहाँ पे RYB और N. ठीक है. और यहाँ पे ये अपना आयरन कोर है और ये एक इंसुलेशन है. अभी मैंने आपको वो अपने पीपीटी में बताया था कि जो ट्रांसफॉर्मर है वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं रहता है. ये कोई इसकी सर्किट अलग में है और इसकी सर्किट अलग में है, नहीं क्या? इसकी सर्किट जो है वो डिफरेंट है और इसकी सर्किट डिफरेंट है. बट ये इसके थ्रू ये मैग्नेटिकली कनेक्टेड है. ये प्राइमरी पार्ट ही अलग है और ये सेकेंडरी पार्ट अलग है. और जो यहाँ पे इंसुलेशन जो यूज किए अपन में ट्रांसफॉर्मर में, तो वो 10 मिनटात फोन करतो, 10-15 मिनिटं. ठीक है. अच्छा, ये अपनी प्राइमरी की बुशिंग से यहाँ पे अपन 11 केवी वोल्ट का सप्लाई देंगे. और ये अपनी ये जो सेकेंडरी के बुशिंग से ये अपन ये एलटी वायर में देंगे. इसके थ्रू फिर एलटी वायर के थ्रू आपके सबके घर में सप्लाई आएगा, एजी में, सभी के इसमें. और ये रेडिएटर है जो ट्रांसफॉर्मर के है, ये रेडिएटर के पार्ट से. और तो थोड़ा आणखी एक्सप्लेन करू कसं वर्क वगैरे करते, काय काय आहे आणखी ट्रांसफॉर्मर मध्ये. अभी ये मेरे सेक्शन के टेक्नीशियन है, ये आपको थोड़ा ट्रांसफॉर्मर के थोड़ी नॉलेज देंगे. यहाँ पे थोड़ा जोरात बोल. हाँ ठीक आहे, बोल. हिंदी मध्ये बोलते तू, बोल, मी सांगतो तू. ये HV साइडची कॉइल आहे. देखो ये HV साइड की कॉइल है. हाँ, ते म्हणजे इनकमिंग आहे आणि ह्याचे टर्न जास्त आहे. हे अच्छा, हाँ ठीक है. हाँ, अच्छा देखो अभी इसमें क्या है, ये अपना स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकेंडरी वाइंडिंग. वो मैं पीपीटी में बताई हूँ आपको. हाँ, याचे नंबर ऑफ टर्न्स जास्त है ना. अच्छा, कॉइल जास्त असते याची कॉइल, आणि मुळातच कॉइल बारीक असते याची, त्याच्यामुळे टर्न जास्त बसतात. हाँ, अभी ये भी एक बात अपने को ध्यान में रखना है कि इसके नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, लेकिन जो वाइंडिंग का जो साइज है वो थिन लेयर के रहेगा. हाँ, वाइंडिंग का जो साइज रहेगा वो थिन लेयर रहेगा. और सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स कम है, लेकिन उसका जो वाइंडिंग का साइज रहेगा वो ज्यादा रहेगा. कोई निघू शकते का कधी वाइंडिंग थोडं दाखवू शकते का तो? ठीक वगैरे. हाँ, अभी ये अपना स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है. स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में अपने को एक चीज ये ध्यान में रखना है कि प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स तो ज्यादा रहेंगे, लेकिन उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो एकदम थिन रहेगा. थिन बोले तो ये बारीक टाइप में रहता है थोड़ा. हाँ, बघ निघते काय राहू दे, नाही तर निघत नसेल. और जो सेकेंडरी वाइंडिंग के
ये कोणता पेपर लॅमिनेशन आहे का? ये बॉडी और बॉडी पूर्ण ऑइल ऑइल ही असते. अच्छा, ये यहाँ पे अपन इंसुलेटेड काम करते. हाँ. Heating. कूलिंग आणि हीटिंग ना. अच्छा, ये यहाँ पे अपन इंसुलेटिंग पार्ट में पेपर लैमिनेशन यहाँ पे यूज किया है. इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी अर्थ होती नहीं है. ये सॉफ्ट आयरन कोर है ना, ठीक है. कोर हे बॉडीचे पार्ट आहे. नाही, हे लॅमिनेशन आहे ना, इन्सुलेशन. कोर हे आयरन कोर हे लोखंडाचे. हा, ठीक है. हे लॅमिनेशन आहे ना, दिसूनच राहिलं ना. हा, इंसुलेशन पार्ट बंद केलेलं आहे. ठीक है. अभी ये प्राइमरी के बुशिंग्स रहते हैं. बुशिंग तो अपन कल भी देखे डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन में. और ये अपने सेकेंडरी के बुशिंग है. ये रेडिएटरी ऐसा ही अपना ट्रांसफार्मर का थोड़ा. हाँ, उसकी गेज एचवी साइड के कॉइल की गेज कम रहती है यहाँ पे एज कम्पेयर टू सेकेंडरी वाइंडिंग. हाँ. अभी लाडेकर सर, सर एक रिक्वेस्ट की आपको कि एक हमारे एक्सपर्ट आए हुए यहाँ पे, जो ब्रेकर का म्हणजे उसको बहुत डीपली नॉलेज है. बहुत सारे सबस्टेशन बनाए और संयोग आज वो हमारे सबस्टेशन में काम करने आए, तो उनको ब्रेकर का हर एक पार्ट ने क्या पता रहता है. तो थोड़ा वो अंदर से स्टूडेंट को ब्रेकर से एक्सप्लेन कर सकते क्या थोड़ा, वो अंदर से बताएगा. बिल्कुल सर, बिल्कुल. ओके ओके, ठीक है. यस सर. रवी सर कुठे गेले? रवी सर. हाँ, ओके ओके, ठीक है सर. थोडा एक स्टुडंटले ब्रेकरचे थोडा इनसाइड मधून कसं वर्किंग वगैरे करते. तुम्ही हाँ, ठीक है. ओके. अभी अपना वो जो आज का जो लेक्चर था वो ट्रांसफार्मर और मोटर के बीच में था. ठीक है. तो ट्रांसफार्मर में अपन को इनसाइड से दिखा दिए कि जो जैसे अपन ने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देखा है, वहां पे 63 केवी का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देखा है. जो यहाँ पे 3 बुशिंग थी उसको प्राइमरी वोल्टेज अपन देखे और सेकेंडरी को अपन सेकेंडरी में अपना 440 वोल्ट आ जाएगा. वो अपने एलटी लाइन को कनेक्ट रहेगा. अभी अपन थोड़ा एक हमारे जो एक्सपर्ट है डिस्ट्रीब्यूशन के, जिन्होंने बहुत सारे सबस्टेशन डिजाइन किए और वो थोड़ा ब्रेकर का वगैरह काम कर सकते हैं, तो आपको ब्रेकर में कैसे कैसे वर्किंग होता है, उसके इनसाइड में कौन सी सर्किट रहते हैं. ट्रिपिंग कॉइल रहती है, उसके बाद में गेड मोटर रहती है, उसके बाद में उसके कंट्रोल पैनल को इस ऐसे कंट्रोल पैनल को रिले कनेक्ट रहते हैं. वो आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने वाले हैं. 10-15 मिनट में आपको बताने वाले हैं. मिलिंद थोडा ब्रेकरची माहिती सांग बरं थोडं. नाही नाही, ते रविभाई कामात आहे. थोडा इकडून कसं का वर्किंग होते थोडं 10 मिनिटात. मेरे को तू मराठीमध्ये सांग, मी हिंदीमध्ये सांगतो तिकडे. इकडे हा खुल स्टुडंट आहे पॉलिटेक्निकची. म्हणजे वर्किंग कोणते होते, ट्रिपिंग कॉइल, हा त्याच्यानंतर रिले वगैरे कसं फंक्शन होते, काय होते काय नाही. तू मराठीमध्ये सांग, मी सांगतो तसं. बरं जाऊ. ठीक आहे, ओपन कर थोडा. काय काय आहे त्याच्यात, कोणकोणते पार्ट आहेत. अगोदर ते ट्रांसफॉर्मर बॉडी है ना. हाँ, अच्छा, वो आपको जो ब्रेकर के 3 पोल है वहां पे, वहां से अपने ऊपर में 11 केवी कनेक्टेड है विद हेल्प ऑफ बस बार के थ्रू वहां पे कनेक्टेड है. हाँ, उसके बाद में अच्छा, ब्रेकर में एक क्लोजिंग कॉइल रहती है और एक ये ट्रिपिंग कॉइल रहती है. ट्रिपिंग कॉइल बोले तो क्या रहता है, अपने जो 11 केवी के लाइन में कोई फॉल्ट वगैरह है तो ये फॉल्ट सेंस करता है. ये ट्रिपिंग कॉइल, ये जो ट्रिपिंग कॉइल रहती है अपना फॉल्ट सेंस करके रिले को सिग्नल देती है. इसकी वजह से अपना ब्रेकर ट्रिप होता है, राइट. और ये अपना क्लोजिंग कॉइल रहते हैं. क्लोजिंग कॉइल का इसका फंक्शन क्या रहता है, अपने को ब्रेकर को अगर स्टैंड करने के लिए, चालू करने के लिए, ऑन करने के लिए ये अपने को क्लोजिंग कॉइल का यूज होता है. और क्या क्या रहते हैं इसमें, मोटर वगैरह फंक्शन. अच्छा, यहाँ पे कौन सी मोटर है यहाँ पे. अच्छा, डीसी ग्रेड मोटर, एसी मोटर. हाँ, यहाँ पे अपन ये जो स्प्रिंग रहती है ब्रेकर की, इसको चार्ज करने के लिए अपन यहाँ पे एक मोटर यूज करते हैं. इसकी वजह से अपना स्प्रिंग चार्ज होता है. और यहाँ पे कुछ इंडिकेशन लैंप्स रहते हैं जो अपने को शो करते हैं ब्रेकर ऑन है या ब्रेकर ऑफ है, स्प्रिंग चार्ज है, डीसी ऑन है, एसी ऑन है. एसी ऑन के लिए एक इंडिकेशन रहता है, डीसी सप्लाई के लिए एक इंडिकेशन रहता है,
स्प्रिंग के लिए इंडिकेशन रहता है, ब्रेकर ऑन है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे एक मैनुअली कंट्रोल स्विच रहते हैं जिसकी वजह से अपन वो ये कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये कंट्रोलिंग वायरिंग, ये अपने जो कंट्रोलिंग वायरिंग है ये डायरेक्ट अपने बॉक्स में जाती है। ये पैनल बॉक्स रहता है, हर एक ब्रेकर के बाजू में आपको एक पैनल बॉक्स दिखेगा। देखो वो ब्रेकर के ऊपर से वहां पे इस जगह यहाँ पे कनेक्ट होगी। और ये जो ऊपर में काले काले वगैरह दिख रहे हैं आपको 20 एम्पियर के 500 वोल्ट के, ये फ्यूज रहते हैं, एक टाइप के जैसे अपने घर में फ्यूज रहते हैं वैसे हर एक सर्किट में यहाँ पे अपन ने इस टाइप के यहाँ पे फ्यूज यूज करे। ये फ्यूज से अपन कनेक्ट करते हैं। और हाँ, अभी ये जो अपना जहाँ पे मैंने आपको ट्रिपिंग कॉइल दिखाई है, तो ये अपना रिले है। रिले अभी फिलहाल में ये बंद कंडीशन में है, ये तो माहित है। जैसे अपना कोई 11 केवी लाइन पे फॉल्ट आता है तो ट्रिपिंग कॉइल इस रिले को सिग्नल देगा, कंट्रोल पैनल के, उस ब्रेकर के कंट्रोल पैनल को सिग्नल देगा। ये फॉल्ट सेंस करेगा और अपना एक इंडिकेशन करके वो ब्रेकर क्लोज कर देगा। यहाँ पे इसका एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर इन दिस केस अगर वो नहीं कर पाया, आई मीन इंडिकेट नहीं कर पाया कि कहाँ पे फॉल्ट आ रहा, तो फिर क्या होगा? इनकमर पे जाएगा। जैसे ये देखो वो पावर ट्रांसफार्मर दिख रहा है, हाँ। पावर ट्रांसफार्मर के पहले एक 11 केवी इनकमर है, नहीं क्या? ये सभी को एक प्रोटेक्शन के लिए अपने इनकमर लगाते हैं अपन। अगर यहाँ पे वैसे तो ये तो सेंस करेगा अगर चालू रहेगा तो, अगर नहीं करेगा तो वो इनकमर ट्रिप होगा। वो इनकमर ट्रिप नहीं होगा तो उसके बाद में वाला 33 केवी का इनकमर रहेगा, वो ट्रिप होगा। यानी अपना प्रोटेक्टिव सिस्टम इस तरह से रहता है। लाइन पे फॉल्ट किधर भी, कंडक्टर टूट गया, जमीन पे भी टूट गया, स्नैप हो गया कंडक्टर गिर के अगर अर्थ में टच हो गया, डायरेक्ट अपने को अर्थ फॉल्ट यहाँ पे इंडिकेट करेगा वो रिले। और ये रिले वो ट्रिपिंग कॉइल फॉल्ट सेंस करता है, क्योंकि कैसे ये ट्रिपिंग कॉइल के कनेक्शन सीटी को रहते हैं। ये सीटी दिख रहे हैं आपको 11 केवी के, ये सीटी के थ्रू और ट्रिपिंग कॉइल के थ्रू ये रिले को कनेक्ट रहते हैं और ये अपने को इंडिकेशन दिखाता है। इसके बाद में यहाँ पे कंट्रोल पैनल में अपना एनर्जी मीटर भी रहता है जिससे अपन रीडिंग वगैरह लेते हैं, ठीक है। और ये स्विच वगैरह यहाँ से भी अपन इसको ऑपरेट कर सकते हैं, जो ब्रेकर यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे भी एक एमीटर रहता है यहाँ लो, जिसका कितना करंट एम्पेयर लोड जा रहा है इस फीडर के थ्रू, ठीक है। तो वो अपने को दिखा नहीं है। और ये जो एंटीना यहाँ पे एक लगा हुआ रहता है, इसका एक काम क्या रहता है कि जो अपने जो मीटरिंग रहते हैं, कितना लोड गया है, कितना केडब्ल्यू लोड है, कितना एम्पेयर लोड है, कितना किलोवोल्ट लोड है, ये डायरेक्ट ऑनलाइन उसका ये जाता है, रिकॉर्ड जाता है। तो इस तरह से अपना ब्रेकर फंक्शन कर सकता है। ब्रेकर में आपको ये 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है। एक ट्रिपिंग कॉइल, इसका मैकेनिज्म है, ये उसका क्लोजिंग कॉइल है। उसके बाद में ये इंडिकेशन लैंप रहते हैं यहाँ पे, अगर ब्रेकर ऑन रहा तो ये लाल लाइट जलेगा, ब्रेकर ऑफ रहा तो ग्रीन लाइट जलेगा, स्प्रिंग चार्ज रही तो ये ब्लू लाइट जलेगा, अगर डीसी सप्लाई ऑन रही तो ये ऑरेंज लाइट जलेगा, और ये एसी सप्लाई रहते हैं व्हाइट लाइट ऑन होगा। इस तरह से ये ब्रेकर का वर्किंग रहता है। और ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है। अभी अपने को एक कल फंडा क्लियर हुआ कि अपन डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन में वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं और ट्रांसमिशन में अपन ऑयल सर्किट ब्रेकर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपको स्टूडेंट को? मैंने इंडक्शन मोटर के लिए भी एक डमी इंडक्शन मोटर बुलाया था, लेकिन उसका अरेंजमेंट नहीं हुआ, थोड़ा काम की वजह से वो थोड़ा रह गया इंडक्शन मोटर का। नहीं तो अपन वो स्टेटर और रोटर पार्ट उसके देख सकते थे उसको क्या क्या है। तो सर अगर ट्रांसमिशन लाइन ब्रेकडाउन हो गया तो फिर उस केस में अगर आई मीन वोल्टेज हर एरिया की लाइट तो फिर तो कट करनी पड़ेगी। ट्रांसमिशन लाइन तो बहुत रेयरली, लेकिन उसके बाद बैकअप रहता ना। जैसे अपन ने कल 132 बाय एक सबस्टेशन देखा था, 132 केवी बाय 33 केवी, वहां पे 2 पावर ट्रांसफार्मर है। तो दोनों पावर 5 फीडर थे वहां पे। एक पावर ट्रांसफर पे 3 फीडर थे और दूसरे पावर ट्रांसफर पे 2 फीडर थे, लेकिन वो पावर ट्रांसफर पैरेलली कनेक्टेड रहे। तो फॉर एग्जांपल वहां से कैसा है, अगर एक लाइन अगर फॉल्ट हो गई तो वो लाइन को आइसोलेटर के थ्रू डिस्कनेक्ट करके अपन इधर के पावर ट्रांसफार्मर से सप्लाई ले सकते हैं। ट्रांसमिशन लाइन का कंस्ट्रक्शन इतना जबरदस्त रहता है कि वो बहुत रेयरली फॉल्ट होता है। अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ज्यादा फॉल्ट रहते हैं।
और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह? नो सर, अभी नहीं। ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर को वो जो अपन ने देखा है, अभी मैंने आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देखा है। स्टेप अप में क्या रहेगा कि प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स कम रहेंगे, लेकिन उसकी जो वायर की जो ये रहेगी, जाली रहेगी, वो ठीक रहेगी। और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम रहेंगे, लेकिन उसकी जो वायर की जो जाली है वो थोड़ी कम रहेगी, क्रॉस सेक्शन एरिया कम रहेगा एज कम्पेयर टू प्राइमरी वाइंडिंग उसके। हेलो सर। हाँ बोलो। सर ट्रांसफार्मर की प्रैक्टिकली स्टार या डेल्टा कनेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इन प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकली स्टार डेल्टा आपको कनेक्शन एक सिंपल सिंपल सॉल्यूशन है। 3 सप्लाई दिख रहे तो स्टार बराबर है, और 4 दिख रहे तो सॉरी 3 सप्लाई दिख रहे तो डेल्टा, और 4 दिख रहे तो स्टार। एक सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर 3 देखे, प्राइमरी वाइंडिंग है अपनी, यहाँ पे 3 इनकमिंग सप्लाई आता है, तो ये अपना ये हो गया, डेल्टा कनेक्टेड हो गई प्राइमरी वाइंडिंग। तो अभी वो सिंबल वगैरह अपन निकालते हो इधर, और यहाँ पे अपने को आउटगोइंग में 4 कनेक्शन दिख रहे हैं, आर वाई बी एन, ये डेल्टा कनेक्टेड हो गया। ये जो आपके घर में जो एलपी लाइन रहती 4-5 वायर की, नहीं क्या, जो आपके घर के पास से जाती, तो ऐसे आर फेज वाई फेज इसके थ्रू, केबल के थ्रू कनेक्ट रहती है वो एलपी लाइन को, आर वाई बी और न्यूट्रल। हे कसून गेले थोडं पाठवून। और कोई रिलेटेड क्वेश्चन? अभी कोपले इथे कुठे सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मर आहे का जागेवर ठेवलेलं? हेच चालवतो. अच्छा, डमी ट्रान्सफॉर्मर नाही का? अच्छा, राहू दे. का हम हाँ, कोई क्वेश्चन है क्या आपको? थोड़ा एक्सप्लेन करते क्या ब्रेकर का? हाँ? मैंने किया है, फिर भी आप एक बार अपने इसको थोड़ा 1 मिनट, हाँ थोड़ा 5 मिनट देना, थोड़ा एक जो रवि सर है वो आपको ब्रेकर का थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। ये ब्रेकर के हर एक इंटरनल फॉल्ट, एक्सटर्नल फॉल्ट सभी फाइंड आउट बहुत ही एक्सपर्ट से काम करके। अभी मैं थोड़ा रवि सर को थोड़ा मोबाइल देता हूँ सर, थोड़ा मोबाइल, थोड़ा सेकंड ईयर के स्टूडेंट है पॉलिटेक्निक के। ओके, उनको सिलेबस। हेलो, हाँ कोई एक जन बताए आवाज आ रही क्या बोलना? हेलो, हाँ कोई एक जन आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, यस सर, यस सर. यस सर। ओके, इधर कैमरा ऐसा करो, इस तरह से। हाँ ओके, ये जो है जो वीसीबी है अपना सर्किट ब्रेकर, इसमें कॉइल रहती है, क्लोजिंग कॉइल, ट्रिपिंग कॉइल, और इसका वर्किंग रहता है अपना ब्रेकर ऑन ऑफ करने के लिए। इसमें एक वीसीबी वीआई बोल के वो रहता है, वैक्यूम इंटरप्टर, जो के ऊपर है वो, ये जो पोल है ना। हेलो, ये 3 पोल सर, पता हो आवाज जा रहा है? यस सर, यस सर, आवाज आ रहा है। इसमें 3 पोल रहते हैं, इसमें Yes, sir. इंटरप्टर रहता है अंदर, इससे ब्रेकर मेल फीमेल कांटेक्ट रहते हैं अंदर उसमें। तो ये जो वर्किंग रहता है इसमें 6 mm ऑपरेटेड होता है, ये पूरा मैकेनिकली ऑपरेशन करने के लिए, ऑपरेशन के लिए मेल फीमेल कांटेक्ट में ऑफ कंडीशन में। और इसमें जो है अपना फ्यूज टीएनसी स्विच है, लोकल रिमोट ऑपरेशन के लिए ये टीएनसी स्विच रहता है ऐसा। और बाकी के इसमें मोटर स्प्रिंग चार्जिंग के लिए इसमें मोटर रहती है पूरी वर्किंग के लिए। ये जैसा ही अपना ब्रेकर क्लोज करने के लिए ये पूरा ये नहीं होता है, ये स्प्रिंग वगैरह ऑपरेटेड रहता है पूरा ये मैकेनिज्म। और इसके ब्रेकर के जो ऊपर का पोल है ना, ये तीनों ऑपरेटर एक ही टाइम में हो जाते हैं, इसको गैंग ऑपरेटेड ब्रेकर बोलते हैं। ओके, कंट्रोल पैनल पे
ये वायरिंग के थ्रू नहीं गए, इसके स्पीकर के जो सीटी वगैरह नहीं गए, ओके। सीटी के वायरिंग के थ्रू डायरेक्ट ये रिले में गए नहीं गए। हाँ, इसमें ये जो है अपना ब्रेकर के बाद में सिटी आ जाता है, सिटी वर्किंग करंट ट्रांसफार्मर रहता है, और करंट ट्रांसफार्मर इसमें मीटरिंग और प्रोटेक्शन कोर ऐसे 3 कोर रहते हैं इसमें। और ये जैसे ही वहां से कोई फॉल्ट होता है या कुछ बाहर का कंडक्टर या इंसुलेटर अर्थ वगैरह तो यह हो जाता है, तो ये पूरा इसमें कमांड यहाँ से सिटी को आ जाता है, और सिटी से यहाँ से इस कंट्रोल पैनल में आता है। कंट्रोल पैनल में इसमें रिले रहता है, ये जो रिले वर्किंग करता है ये ओवर करंट अर्थ फॉल्ट रिले बोल के रहता है। ये जैसे ही उसको कमांड आ जाते हैं, ब्रेकर को ट्रिपिंग के लिए कमांड देता है। इसमें कॉन्टैक्ट रहते हैं NONC, तो यहाँ से वो कमांड देते हैं। यहाँ पे दिखाएंगे ना, अच्छा, थोड़ा इंटरनल वायरिंग है। हाँ इंटरनल है। डायग्राम है, इसमें सिटी के कनेक्शन आ जाते हैं जो ऊपर के दिखाए वाले हैं। इसमें ऑन, हेलो आ रहा है सर, आ रहा है क्या? इसमें NONC कॉन्टैक्ट रहते हैं, वो उनको इंटरनल। और ये जो यहाँ पे एमीटर बोल के रहता है, जो इस पे करंट का कितना जा रहा है बाहर आउट गोइंग के लिए, उसमें मेल फीमेल कांटेक्ट में कितना गैप रहता है? 6 mm, LN के में 6 mm रहता है, 33 kV में 16 mm रहता है, 116 mm रहता है। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। अभी हेलो, हाँ अभी रवि सर ने अपने को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। यहाँ पे ब्रेकर में 3 बॉडी में मेल फीमेल कॉन्टेक्ट रहता है, तो देखो मेल फीमेल कॉन्टेक्ट का गैप 6 mm में रहता है। जैसे अपनी सिटी है, कोई अपना कंडक्टर नीचे गिर गया, टूट गया, कोई ट्री वगैरह लाइन को वगैरह लग गया, तो सिटी के थ्रू पहले सिटी के थ्रू डायरेक्ट ये रिले को सिग्नल आ जाता है, क्योंकि ये देखो ये वायरिंग जो है, ये सिटी के थ्रू वायरिंग डायरेक्ट ये इस पैनल में रिले को जाती है, और रिले फिर क्या करता है, ये कमांड देता है उधर, और वो ब्रेकर अपना क्लोज करता है। ये ओवर करंट और फॉल्ट रिले, यानी कभी जैसे अपना कंडक्टर टूट गया तो अपना करंट ज्यादा बढ़ेगा, तो इसकी वजह से ओवर करंट होगा, क्योंकि एक सिटी के एक पर्टिकुलर सेटिंग कर देते हैं, उतना ही वो करंट से अगर वो उसके ऊपर अगर वो करंट गया तो डायरेक्ट वो रिले अपने रिले को कमांड देगी। कमांड देने के बाद वो ब्रेकर को अपने आप बंद कर देगा। तो रवि सर ने भी बहुत ही अच्छी अपने को यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है अबाउट ब्रेकर्स। हाँ, कोई क्वेश्चन? नो सर। देखो आपने जितनी प्रैक्टिकली दिखाना था मैंने आपको दिखाया है, जितना अपन कवर कर सकते हैं, नहीं क्या? आकाश सर, हाँ, कोई अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, ब्रेकर में बहुत ही एक्सपर्ट है वो। if any student is having any question, then please ask. अगर किसी को कोई फॉल्ट है, कोई डिफिकल्टीज है तो आप पूछ सकते हो रिगार्डिंग, क्योंकि ट्रांसफार्मर मोटर्स सबका हो चुका है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आपका भी काफी हद तक के मोटर्स हो चुका है, ट्रांसफार्मर हो चुका है। सेकेंड ईयर ऑलरेडी आपको ट्रांसफार्मर मोटर्स अभी पढ़ रहे हो और सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है आपका। तो कोई भी डिफिकल्टी होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज आप पूछिए सर से। ओके सर, अगर डिफिकल्टी नहीं होंगे तो वोट ऑफ थैंक्स के लिए प्रोसीड करेंगे। ओके सर। तो आज का जो लेक्चर हुआ है दर्पण सर, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। You are really having a good knowledge and you have given a good knowledge to the student also. तो सारे स्टूडेंट्स की तरफ से, सारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के स्टाफ, HOD लाडेकर सर, हम सब की तरफ से हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए।
इन द फ्यूचर भी हमें आपकी बहुत जरूरत रहेगी फॉर द डिफरेंट Definitely, sir. डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निकल लेक्चर्स। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। थैंक यू थोड़ा सो मच। हाँ, यस सर, थैंक यू। आप भी थोड़ा सा कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए कुछ अगर बताना चाहते हो तो आप बोल सकते हो। नहीं सर, जैसे अगर अपने प्रैक्टिकली ऐसे लेक्चर हुए, जैसे विजिट वगैरह हुई, अगर प्रैक्टिकली देखने को मिलेंगे, थोड़ा जो भी अपन पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका थोड़ा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करके उसका स्टडी करो अच्छे से, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ज्यादा से ज्यादा आपने ज्यादा जरूरत नहीं, अपने घर के पास ही एलटी लाइन, एसटी लाइन, अपन रोड से जाते अपने को दिखता है, वो अपने सिलेबस में ही रहता है वो पार्ट्स। थोड़ा उसको कनेक्ट करके थोड़ा बच्चों को पढ़ाई करने को बोलो। और मैं सभी स्टूडेंट्स को उसके फ्यूचर लाइफ के लिए ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा। और मेरे को ये लेक्चर देने के लिए लाडेकर सर, आकाश सर ने अपॉर्चुनिटी दी, उनके लिए भी उनका मैं थैंक्स करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच दर्पण सर, आप हमारे साथ इन फ्यूचर भी बहुत अच्छे से जुड़े रहिए। सो थैंक यू फॉर द लेक्चर। ओके सर, थैंक यू सो मच। Okay, thank you, Darpan sir. यस सर, थैंक यू सर। So our today's session is over now, so you can drop out. Thanks a lot, sir.